जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी SSC ANM भर्ती को लेके। क्या भर्ती को लेके कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट में जाना सही है कि नहीं है, क्या आपके पास ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। अभी तक आंसर की क्यों नहीं आई, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जेईई सिविल एग्जाम को लेके जो नाटक चल रहा है उसको लेके, कब तक एग्जाम होने के चांसेस हैं उसको लेके भी हम बात करेंगे। इसके अलावा ड्राफ्टमैन को लेके काफी लोग परेशान है कि इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, डीबी से कितनी भाग सकती है, इन सब पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो करें। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी SSC ANM भर्ती को लेकर। ठीक है, ये भर्ती ऑलरेडी विवाद में इस वजह से क्योंकि जब इसका एग्जाम कंडक्ट होता है तो इसमें दो ऐसे टॉपिक्स पूछ ले जाते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं, जिसमें पहला होता है यूपी जीके जो 20 नंबर का पूछा जाता है, दूसरा होता है कंप्यूटर जो 15 नंबर का पूछा जाता है। यानी जो टोटल क्वेश्चन 100 में से 35 क्वेश्चन आए थे वो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, जिसको लेके बच्चों का अपोज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत से बच्चे हैं कि इसको लेके कोर्ट में पहुंचने की बात कर रहे हैं। देखिए हमेशा प्रॉब्लम क्या है ना, आज के समय की प्रॉब्लम क्या है, कोई भी चीज होती है हम फट से कोर्ट पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी इशू हो रहा है हम फट से कोर्ट की ओर पहुंच जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि आपका जो एग्जाम है, जो एग्जाम जिस आपका पूरा भर्ती है ये हो जा रही है, लटक जा रही है, डिले हो जा रही है। जिस भर्ती को साल भर में पूरा हो जाना चाहिए वो भर्ती आपकी 2-2, 3-3 साल तक लटकी रह रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले कोर्ट ही पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सबसे पहले कोर्ट की ओर ही मूव कर जा रहे हैं। कोर्ट की ओर चलो भैया, कोर्ट ही चलते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, अगर इस भर्ती में भी आप कोर्ट की ओर जाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये भर्ती केस चलेगा। केस की सुनवाई 1-2 दिन में होनी नहीं है, ये आपको भी पता है। मुख्य सेविका में जो एनएम के बच्चे मुख्य सेविका में अगर बैठे हुए थे तुम्हें भी पता है कि कोर्ट केस कैसे डिले होता है, डिले होते होते साल भर ये चला जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी, इसके अलावा केवल वो करंट भर्ती पर इफेक्ट नहीं करता है, उसके अलावा वो जो आने वाली भर्ती है उस पर भी इफेक्ट करता है। यानी मान लीजिए कोई कोर्ट केस 2 साल चल रहा है तो अगर आपकी भर्ती 2 साल के अंदर दूसरी आ सकती थी तो वो भी नहीं आएगी, वो भी डिले होती जाएगी। ठीक है, तो कोर्ट केस एकदम लास्ट ऑप्शन रखा जाता है जब हमें लगता है कहीं से कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो हम चलते हैं कोर्ट की ओर। अदरवाइज अभी किसी के भी कहने पे आप कोर्ट की ओर मत मूव कर जाइए, कोर्ट को अपना लास्ट ऑप्शन रखिए। क्योंकि अगर कोर्ट की ओर आप जहां चले गए और जहां केस रजिस्टर्ड हो गया तो फिर भूल जाइए, तब तो आयोग भी आपसे सीधी सादी बात में यही कहेगा कि भाई तुम्हारा चल रहा है कोर्ट में केस, वहां से सुनवाई हो जाएगी तो सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी के बहकावे में आके कोर्ट में नहीं चले जाइए। जब आपकी बात कहीं से भी सुनी नहीं जा रही है तब लास्ट ऑप्शन आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अभी आप 3 ऑप्शंस की डिमांड कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है री एग्जाम की। ठीक है, री एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक, कि भैया री एग्जाम करवा दो। ठीक, आयोग चूंकि चांसेस कम है कि री एग्जाम कंडक्ट कराएगा भैया, क्योंकि कोई भी एग्जाम कराने में फंड लगता है, पैसा लगता है। ठीक है, तो री एग्जाम के चांसेस कम है, लेकिन अगर अच्छी खासी जनसंख्या में, क्योंकि 5272 सीटें हैं तो अच्छे खासे बच्चों ने इस पे एग्जाम दिया है, तो ऊपर से आप लोग महिला है, महिला का पावर आपको दिखाना होगा। तो री एग्जाम के लिए आप जब आयोग पे मांग करेंगे तो उम्मीद है कि आपका री एग्जाम भी कंडक्ट करा जा सकता है। दूसरा एग्जाम है, या तो आयोग आपको 65 नंबर में से टोटल कर दे। ठीक है, 65 नंबर पे आपका नंबर कैलकुलेट करे और वहीं पे आपका कट ऑफ जारी कर दे। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको 35 नंबर कॉमन दे दे। ठीक है, 35 सबको दे दे। अगर 100 में से आपका कट ऑफ बना आयोग को तो 35 सबको दे दे 35 नंबर, उसके बाकी 65 पे उनको जो सही लगता है सही करे, गलत लगता है उसे गलत करे, नेगेटिव मार्क्स कैलकुलेट करे, उस हिसाब से आपका रिजल्ट बना दे। तो ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, री एग्जाम के ऑप्शन से अच्छा ये 2 ऑप्शन मुझे लगता है, या तो 65 नंबर में कैलकुलेट कर लो या 35 आप सबको दे दो, उसके बाद आप अपना चलो आगे। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन मुझे लगते हैं, इससे टाइम भी बचेगा, भर्ती भी कंप्लीट हो जाएगी समय पर और कोई लफड़ा भी मौजूद नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी आप इन 3 ऑप्शन पर गौर कर सकते हैं कंपेयर टू ये चौथा ऑप्शन जो कोर्ट का है। कोर्ट का ऑप्शन देखिए, कोर्ट में केस ले जाने भर का नहीं होता है, बहुत टाइम लग जाता है उसको क्लियर होने में। ठीक है, तो कोर्ट में भर्ती जाने का मतलब है भर्ती संपूर्ण तरीके से फंस जानी।
तो बेटर ये कि अगर ये 3 ऑप्शन में आयोग मान जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। शायद यही एक वजह है कि अभी आपकी जो आंसर की है वो भी जारी नहीं की गई है, ठीक है। आयोग अभी कुछ सोच जरूर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आपकी जो आंसर की है इसी वजह से अभी जारी नहीं की है। बाकी अगर आपको कोई लगता ऑप्शन तो आप जरूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए या 65 नंबर ये 35 नंबर वाला फार्मूला लगना चाहिए या फिर आपको कोर्ट जाना चाहिए। आप खुद ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या ओपिनियन सबसे सही रहेगा आपकी भर्ती के लिए, क्योंकि आप अपनी भर्ती के लिए ज्यादा बेहतर जानते होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट जेई सिविल एग्जाम को लेकर, ठीक। तो जेई सिविल एग्जाम को लेकर भी बहुत हल्ला मचा हुआ है, ठीक है। और इस भर्ती में हल्ला बेफर्जीता मचा हुआ है, ठीक। सीधी सादी बात है, ये केस, इसका एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में जो बीटेक वालों ने किया था ताकि उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरने दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में उनका एक केस चल रहा था क्वालिफिकेशन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस केस को देखते हुए ये इजाजत दे दी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की बीटेक वालों को भी। अब हाई कोर्ट का जब जजमेंट आ जाता है तो उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे केवल डिप्लोमा वालों का ही मतलब क्वालिफिकेशन है। देखिए बीटेक वाले कभी क्वालिफिकेशन में थे नहीं, जब नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था तो डिप्लोमा वालों के लिए ही जारी हुआ था, बीटेक वालों के लिए कहीं जारी नहीं हुआ है। कहीं नोटिस में कहीं लिखा ही नहीं है कि बीटेक वाले चाहिए, वहां पे भी डिप्लोमा लिखा है। लेकिन जब जजमेंट आता है तो इस जजमेंट में लोग क्वेश्चन करते हैं कि बहुत कुछ इसमें क्लियर नहीं है। अरे जब क्लियर नहीं था तो आयोग का वकील वहां पे अवेलेबल था ना, जब जजमेंट दिया जा रहा था तो वकील क्लियर कट कह देता ना कि आप हमें क्या आदेश दे रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है कि जज साहब जब जजमेंट सुना रहे तो आप जज साहब से पूछ लीजिए कि आयोग के लिए क्या आदेश है, एग्जाम कंडक्ट कराना है कि नहीं कराना। वहां पर जाके ऐसे संट होके बैठ गए। उसके बाद इनकी देखिए दिमाग मतलब महानता देखिए कि आयोग ये इकलौता आयोग है जो कहा कि हम इंतजार करेंगे कि बीटेक वाले फिर से ना केस करते। मतलब कोई सेंस है आयोग का। यही आयोग जब मुख्य सेविका की बारी थी, मुख्य सेविका की, तो वहां पे हियरिंग अभी 1 दिन का हुआ और रिजल्ट निकाल दिया यही आयोग, ठीक सेम आयोग मुख्य सेविका में। क्योंकि जब आयोग को अपनी तरफ से और अपनी शान की बात आती है तो आयोग को ये सब रूल और रेगुलेशन नहीं दिखता है। लेकिन जब आयोग को किसी एग्जाम को डिले कराना होता है तो ये रूल और रेगुलेशन दिखता है कि 1 साल। चलो हमने 1 महीना इंतजार कर लिया, दूसरा महीना भी स्टार्ट हो गया। भाई साहब दिसंबर का आया हुआ जजमेंट, दूसरा महीना स्टार्ट होने जा रहा है, दिसंबर पूरा बीत गया, जनवरी बीत ही गया लगभग, ठीक है। तब भी जब वो नहीं केस कर रहे हैं तो केस करने के लिए एक सॉलिड पॉइंट होना चाहिए ना भाई। सॉलिड पॉइंट अवेलेबल है नहीं तो केस होगा नहीं। और इस भरोसे तुम एग्जाम ही नहीं कंडक्ट कराओगे कि वो पक्ष हमारा केस कर रहा है। अरे तुम अपना एग्जाम कंडक्ट कराओ ना। बहुत सारे जेई में 2012 में भी तो एग्जाम कंडक्ट हो गया था, केस तो चल ही रहा था। 2020 में उसका रिजल्ट भी तुम जारी कर दिए, लोग ज्वाइनिंग भी कर लिए और उसका जजमेंट 2024 में आया। 2024 में जजमेंट आया, क्या हुआ, लोग काम कर रहे हैं ना, तो इसमें भी कराओ। एक चीज जिसपे कोई लेना देना नहीं है भर्ती से, उसके लिए आयोग इंतजार कर रहा है कि वो वाले फिर से केस करेंगे, इस वजह से हम एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे। मतलब गजबे दिमाग चल रहा है इन लोग का, ठीक है। सीधी सारी बात इनकी है कि इनको अभी इसका एग्जाम कराने का कोई वो नहीं है, चाह नहीं है। एग्जाम कराने की चाह होती ना तो अगले ही दिन एग्जाम की डेट शीट आ गई होती। लेकिन इनको अभी इस एग्जाम को डीले रखना है, डीले रखना। भाई चुनाव है, चुनाव के आसपास जब इंजीनियर के रिजल्ट निकाले जाएंगे तब ना मजा आएगा, क्योंकि अच्छा खासा पद इसमें भी है, 4000 से ऊपर का तो इसमें पद रखा हुआ है। तो ये बड़ी भर्तियां आई, बड़ी भर्तियां जब उस टाइम लगातार आपके गवर्नमेंट की तरफ से आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा तभी ना आपके दिमाग में याद रहेगा कि हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिला है तो इलेक्शन में वोट करेगा। तो ये सब चीजें हैं, ठीक। लेकिन देखिए जहां तक मुझे तो इतनी चीजों की वजह से ये सब नौटंकी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। इस एग्जाम में किसी भी तरह का केस वेस लेके कुछ भी नहीं है। आयोग चाहे तो इसे कभी भी कंडक्ट करा सकता है, लेकिन बस वही है ना कि हमें नाटक करना है तो करना है, ठीक। उम्मीद यही है कि ये एग्जाम जो है ये आपका अप्रैल लास्ट, ठीक है, अप्रैल लास्ट या मई स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। इससे पहले आप भूल जाइए कि आपका एग्जाम आपको होता हुआ दिख रहा है जेई सिविल का, ठीक है। जेई सिविल का एग्जाम अप्रैल लास्ट से पहले या बहुत खींच जाएगा तो मई की स्टार्टिंग से पहले आपका कंडक्ट नहीं होगा।
इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज जानिए। देखिए इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो आपका एक तो टेक्निकल वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसकी तैयारी सब लगभग कर रहे हैं, दबा के कर रहे हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा वाले सिलेबस आते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। एक होता है जीके, इसका यूपी का, इसे यूपी स्पेशल भी कहा जाता है, जो कि 20 नंबर का होता है। अब तीसरा होता है कंप्यूटर, ठीक है, ये एक 15 नंबर का, यानी ये 35 क्वेश्चन जो है ये आपकी कट ऑफ में बहुत इफेक्ट डाल सकते हैं। तो आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आपको पढ़ना है, वो सभी पढ़ेंगे। लेकिन जो यहाँ पे यूपी स्पेशल और कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ के जितने अच्छे आंसर सही कर देगा उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे बच्चे बहुत कम है, मुझे लगता है कि जेईई सिविल में बच्चे इतने हैं नहीं, कंपटीशन कोई ज्यादा है नहीं। अगर नंबर कम भी आते हैं तो कोई बात नहीं है, 4612 पदे भी हैं, ठीक है, और उतने बच्चे अवेलेबल है नहीं, मुझे जहां तक लगता है बहुत कम बच्चे हैं, तो कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी। फिर भी अपनी तरफ से इसको भी प्रिपेयर कीजिएगा और इसको भी प्रिपेयर कीजिएगा। ये 3 सिलेबस है। अगर मान के चलिए तो फरवरी स्टार्ट ही है, मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल के लास्ट वीक तक, यानी आधा अप्रैल आपके पास समय है, लास्ट अप्रैल तक हो गया, ठीक है, नहीं तो मई की स्टार्टिंग वीक तक आपके 100% चांसेस है एग्जाम कंडक्ट कराने के। हालांकि एग्जाम और पहले भी कंडक्ट कराया जा सकता है, इस भर्ती में कोई भी इश्यू नहीं है, बिल्कुल भी इश्यू नहीं है। लेकिन वही है ना कि मनमानी है, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में पावर है, वो अपने मर्जी चलाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट ड्राफ्टमैन भर्ती को लेके है, ठीक है। ड्राफ्टमैन भर्ती को लेके बच्चे परेशान है, कट ऑफ को भी लेके फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। अभी इसका रिवाइज आंसर की भी जारी नहीं किया गया है, ठीक है, इस भर्ती का भी रिवाइज आंसर की जारी नहीं किया गया है, और उम्मीद है कि फरवरी मंथ में आपको इसकी रिवाइज आंसर की देखने को मिल सकती है, फरवरी माह में ड्राफ्टमैन की रिवाइज आंसर की। हालांकि एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट पहले देखने को मिलेगा, लेकिन रिवाइज आंसर की उम्मीद है कि ड्राफ्टमैन की फरवरी मंथ में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें 2 कट ऑफ बननी है, एक तो डीबी की कट ऑफ बननी है और दूसरी आपकी फाइनल कट ऑफ बननी है, ठीक है। डीबी की कट ऑफ बननी है और फाइनल कट ऑफ आपकी बननी है, 2 कट ऑफ आपकी इसमें बननी है, ठीक। तो डीबी की कट ऑफ जो इसकी रहेगी यूआर ओबीसी एससी की, क्योंकि देखिए इसमें जो टोटल स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है लगभग 11,500 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, लगभग 11,500 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है। और इसमें जो टोटल सीटें भी है तो शायद वो 283 के आसपास के पास इसकी टोटल सीटें हैं, ठीक है, जिसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड है, 18 और 21 में डिवाइड है। 21 में ज्यादा सीटें हैं, 18 में कम सीटें हैं, लेकिन टोटल 283 सीटें, ठीक है। अब इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी का, यूआर कैटेगरी का जो डीबी की कट ऑफ रहेगी, डीबी की कट ऑफ देखिए मान के चलिए 40 से 42 से कम नहीं जाने वाली है, ठीक है, 40-42। ओबीसी की भी सेम ही कट ऑफ होती है, ठीक। जब भी डीबी की कट ऑफ होगा तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की एक समान की कट ऑफ आपको देखने को मिलती है डीबी की, ठीक। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की ये कट ऑफ 34 से 36 के बीच में रहेगी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये कट ऑफ आपकी 28 से 30 के बीच में रहेगी, ठीक है, 28 से 30 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। और वही फीमेल कैटेगरी की बात करें यानी महिला डिपार्टमेंट की, तो वो आपका लगभग मान के चलिए 36 से 38 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। तो ये आपकी डीबी की कट ऑफ होगी, ठीक, यूआर की ड्राफ्टमैन की लेके, ठीक है। और अब आपकी फाइनल कट ऑफ की अगर बात करें तो बहुत लोग कह रहे हैं फाइनल कट ऑफ 60 छू जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑडिटर में 16 नंबर बढ़ गया, ठीक है। तो देखिए हर भर्ती का अलग अलग वो होता है, 16 नंबर भी बढ़ जाएगा तब भी आपकी जो कट ऑफ है वो 60 को नहीं छुएगी। मैं आपको बता रहा हूं 16 भी बढ़ जाएगा तो भी आपकी जो डीबी की फाइनल कट ऑफ है डीबी से वो आपकी 60 नहीं छूने वाली है। मैक्सिमम वो छू लेगी तो 55 प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये मान के चलिए जो फाइनल कट ऑफ इसकी हो सकती है वो यूआर कैटेगरी की होगी 55 से 57 नंबर, ठीक है। यूआर कैटेगरी की 55 से 57, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि भाग जाएगी। इतना कट ऑफ भाग जाए 16 से 17 होता है, क्योंकि देखिए यूआर में थोड़ी ओवरलैपिंग होगी, यहाँ ओबीसी में सीटें कम है तो यूआर में ओवरलैपिंग आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ओबीसी के बहुत से बच्चे यूआर कैटेगरी में जाएंगे तो सीधी सिंपल सी बात है कि नो डाउट ओवरलैपिंग होगी, लेकिन 55 से 57 बहुत है, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ये 53 से 55 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 51 से 53 के बीच में ही घूमेंगे, ठीक है। वही आपका एससी कैटेगरी की अगर बात कर लें तो वो 46 से 48 के बीच में घूमेगी, क्योंकि एससी कैटेगरी का भी
जो नंबर डीवी से फाइनल की ओर है, बहुत अच्छा खासा 10-12 13 नंबर का फर्क अब पड़ रहा है, देखने को मिल रहा है। तो 46 से 48 मान के चलिए, एसटी कैटेगरी की का मान के चलिए 38 से 40, और वहीं आपका मान के चलिए फीमेल कैटेगरी 48 से 50 के बीच में घूमेगी। तो ये आपकी ड्राफ्टमैन की फाइनल कट ऑफ हो सकती है, जहां तक है 60 नहीं छूने वाली है, ये क्लियर कट है। 60 से कम रहेगी। पेपर इतना भी आसान नहीं आया हुआ था, और पेपर में ऑप्शंस भी 5 थे, तो ये बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। जब 5 ऑप्शन आता है तो क्रिटिकल अपने आप बन जाता है। उसके बाद पेपर का लेवल भी मॉडरेट लेवल का पेपर था, कोई आसान पेपर नहीं था। तो मुझे जहां तक लगता है ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और उम्मीद यही है कि आपकी जो रिवाइज आंसर की है फरवरी मंथ में आपको देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।